बच्चों। और देखिए पहला प्रश्न क्या है, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, एक एक वर्ड, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि मुझे 70 में 70 नंबर चाहिए। बोला है यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है, HCF। HCF मतलब होता है मेरे प्यारों बच्चों मसा। मैं सब कुछ डिटेल में बताता चलूंगा। मसा दिया है 252 और 594 का 18। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए एलसीएम। एलसीएम मतलब लसा। आप लसा ज्ञात कीजिए 252 और 594, मतलब उन्हीं संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का HCF आपको दे रखा है और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछा है। बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल आसान ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बस एक फार्मूले की जरूरत है, अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो सारा क्वेश्चन आप लोगों का हल हो जाएगा। मेरे प्यारों जो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो इस फार्मूले से कुछ भी पूछेगा आप बिल्कुल बता पाओगे। पहली संख्या पूछेगा वो भी बता दोगे, दूसरी संख्या पूछेगा वो भी बता दोगे, एलसीएम पूछेगा वो भी बता दोगे, HCF पूछेगा वो भी बता दोगे। इसमें हमसे एलसीएम पूछा है, तो अगर हम एलसीएम का फार्मूला बनाए तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या ऐसा ही रहेगा, ये HCF गुणा में उधर जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। लो भाई फार्मूला बन के हो गया मेरे प्यार बच्चों तैयार। अब यहाँ पे देखिए 252 और 594, तो 252 को मेरे प्यारों बच्चों पहली संख्या मान लो और 594 को आप दूसरी संख्या मान लो। सिंपल है। आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या को आपने 252 माना है तो हो जाएगा 252 गुणे दूसरी संख्या को आपने 594 माना है तो हो जाएगा 594 और बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों HCF। तो HCF तो दे ही रखा है कि 252 और 594 का HCF 18 है, तो HCF तो 18 आपको दे ही रखा है मेरे प्यारों बच्चों। अब क्या करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, आप उसको कटा दीजिए, ठीक है। अब उसे कटाकर आप लोगों को गुणा करके लिख देना है मेरे प्यारों बच्चों। चलिए कटा देते हैं। देखिए 18 से जब आप 252 को कटाओगे तो 18 एकम 18 बच जाएगा 7 और 2 72, 18 चौक 72, 14 बार में 252 कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मेरे प्यारों हो क्या जाएगा आपका, तो इधर बच जाएगा आप लोगों का एलसीएम बराबर 14 और गुणे इधर बच गया आपका 594। और जब 14 का गुणा 594 में करोगे तो 8316 जो है मेरे प्यारों जो आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 8316, क्या यही आंसर है, बिल्कुल मेरे प्यारों से यही आंसर है। देखिए ऑप्शन में दिया है तो 8316 कहीं दिख रहा है तो आप कहोगे जी बिल्कुल दिख रहा है, 8316 सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे प्यारों से कुछ भी नहीं, बिल्कुल समझ में डिटेल में आप लोगों को आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे मेरे प्यारों से। पेपर बनने वाला है, सारे क्वेश्चंस को लगा के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3 के शून्यक है। अब यहाँ पे शून्यक आपसे पूछ लिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब भी शून्यक पूछ ले इसका भी तरीका मैं आपको तो बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारों को। देखिए ध्यान समझिए, मैंने एक पेज ले लिया, ठीक है। जब भी आपसे शून्यक पूछे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3। शून्य जब भी पूछे तो आप इसे शून्य के क्या कर दें, बराबर कर दें। अब यह बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसको आप हल करना है। द्विघात समीकरण हल करने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि x स्क्वायर का गुणा क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक तो छिपा है ना, एक तो होगा ही ना, तो इस 3 का गुणा किस में कर देते हैं, 1 में। तो 3 को गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा 3। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे कि गुणा करने पे मेरे प्यारे बच्चों 3 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए। ये बात आप लोग भी जानते हो। तो ऐसी कौन सी संख्या, दो संख्या है कि गुणा करने पे 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस के 2 आ जाए। तो आप कहोगे कि 3 एकम 3 है, ठीक है, 3 एकम 3 है मेरे प्यारे बच्चों। 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे आप करोगे क्या कि 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आना चाहिए, माइनस के 2। तो माइनस 2 आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस के 3 गुणे 1, माइनस के 3 गुणे 1 पेयर बनेगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों माइनस 3 गुणा 1 में करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब माइनस 3 में मेरे प्यारे बच्चों 1 अगर आप जोड़ देते हो तो माइनस के 2 आ जाएगा। बस आपको यही बैठाना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x, क्योंकि एक छिपा रहेगा तो एक को क्या लिखोगे, सिर्फ x ही लिखोगे और माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे प्यारो जो सिंपल है, अब यहाँ से देखिए एक पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर यहाँ से बन गया। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो,
तो एक x से एक x कैंसिल तो सिर्फ x बचा, और माइनस के यह x से यह x कैंसिल तो सिर्फ 3 बचा, प्लस इसमें कुछ कॉमन लेने लायक है ही नहीं, तो जब भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन ले लो, एक कॉमन लोगे तो उतना ही उतर जाएगा, x माइनस के 3 बराबर 0। जब भी आप द्विघात समीकरण हल कर रहे हो, द्विघात समीकरण तभी सही माना जाएगा जो कि इस कोष्टक में आया उतना इसी कोष्टक में आना चाहिए। तो इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, मतलब बिल्कुल सही है। तो इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, तो इसको मैंने एक कोष्टक में लिख दूंगा, x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, और एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस के 1, तो x प्लस के 1 और बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों जो 0। अब देखिए कितना आसान है। अब आपको करना क्या है कि एक बार x माइनस 3 बराबर 0 कर दोगे, ठीक है, और एक बार आप क्या करोगे x प्लस 1 बराबर 0 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया, और एक हो जाएगा आपका x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1। तो इसके दो शून्य निकल के आ गए, दो शून्य कौन कौन से, एक तो 3 आ गया और एक माइनस 1 आ गया, यही शून्य के, जी बिल्कुल यही शून्य के। आराम से समझा रहा हूं कि हर एक विद्यार्थी को समझ में आए, हर एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को समझ में आए। 3 माइनस 1 दिया है, जी बिल्कुल 3 माइनस 1 दिया है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको न समझ में आया हो, सबको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए आराम से पढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि समीकरण निकाय x बटे a बराबर y बटे b, फिर बोला है कि ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा। तो y का मान ज्ञात करना है, ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, बस समझने के लिए थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। देखिए क्या सिंपल है, ये आपको दिया है कि x बटे के a उतार दो बराबर y बटे के b, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया समीकरण नंबर पहला। इसी तरह नीचे आपको क्या दिया है, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर आप दूसरा मान लो। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण पहला समीकरण दूसरा। अब यहां से हम करेंगे क्या कि समीकरण पहला से, देखिए समीकरण पहला से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समीकरण पहला से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर हम समीकरण पहला से x का वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह a का गुणा जाके इसमें हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो a का गुणा y में होगा तो हो जाएगा ए वाई बटे नीचे आपका b बचा है, तो x बराबर क्या हो गया, ए वाई बटे b हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यह x का मान आ गया, x बराबर ए वाई बटे भी, यहाँ कोष्टक में कर दो ताकि दिखने में अच्छा लगे, एग्जाम लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारे x का वैल्यू निकाला है। अब इस x का मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण दूसरा में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो x का मान समीकरण दूसरा में रखोगे तो जहां पे भी x आएगा वहां पे ए वाई बटे बी रखना, तो देखिए आ गया a, तो यहाँ a गुणे x आ गया ना, तो x क्या लिखोगे, ए वाई बटे में क्या लिखोगे, b लिखोगे, प्लस क्या है बी वाई बराबर फिर क्या है ए स्क्वायर और प्लस में क्या है बी स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेंगे क्या, इसका गुणा कर दो, इसका करोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे बी और प्लस ये हो जाएगा बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे आप एक मान सकते हो, ठीक है। अब नीचे आप बी और ए का एलसीएम बी होता है, बी से बी कैंसिल तो ए स्क्वायर वाई बच गया, प्लस एक का भाग बी में दोगे तो बी का गुणा उसमें करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब मेरे प्यारों जो ध्यान समझो, y इसमें भी है y इसमें भी है, y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ बी बच जाएगा, और बराबर में इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, किसी भी बच्चे को डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे प्यारों बच्चों, अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यह जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों b गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका गुणा में तो आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया मेरे प्यारे बच्चों y बराबर क्या आ गया, b। y बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, b आ गया। तो y बराबर b, और b ही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर, क्योंकि y का ही वैल्यू पूछा था, तो y बराबर क्या आ गया, b आ गया। देखिए b दिया है ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, और b वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, इतना अच्छे से समझा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना मैं आराम से समझा रहा हूं कि ये प्रश्न आने वाले हैं, इसको अच्छे से आप याद कर पाओ। नहीं तो अगर डायरेक्ट बता रहा होता तो तुरंत सॉल्व करके बता देता, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो कि आपके दिमाग में फिट हो जाओ और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर ले पाओ। क्लियर है, तीसरा प्रश्न भी क्लियर आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान है। अब ये जो द्विघात समीकरण दिया इसके मूल समान है, तो के का मान पूछा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारों, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक पेज ले लिया ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जब भी आपको द्विघात समीकरण देने के बाद बोले कि मूल समान है, तो सबसे पहले मूल समान है मतलब कि जो d होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि d बराबर 0 क्यों लिखा, d क्या है सर, तो d होता है विविक्तकर। क्या होता है, विविक्तकर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। d क्या होता है, विविक्तकर होता है, और d जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। d का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है। अब आपको abc की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ से abc की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लो। ए बराबर क्या होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ए का वैल्यू हो गया। बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 6, तो आप माइनस के 6, और सी जो होता है अचर पद, अचर पद यहाँ पे के है, तो हो जाएगा के। बस ए बी सी के वैल्यू निकल गया ना। अब इस वाले फार्मूले पर रख दो, जब भी मूल समान बोले यही काम करना है। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू तो माइनस के 6 है, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू क्या है 3, और सी का वैल्यू क्या है के, बराबर कर दो 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 36 होता है, और माइनस 4 3 12, 12 में के को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 के, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से सिंपल हो जाएगा ये आपका 36 बराबर माइनस 12 के उधर जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 12 के हो जाएगा। अब मेरे प्यार बच्चों 12 से तो कट रहा है कि 12 तिहाई 36, तो इधर 3 बच गया, इधर के बच गया, तो के बराबर 3, यही के का मान पूछा था। तो देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि के का मान होगा, तो के का मान 3 दिया है। क्या आप देखो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया यह प्रश्न, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारों को अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी से लिया गया प्रश्न है। बोला है कि समांतर श्रेणी 4 9 और 14 डॉट डॉट करके 254 तक है। कह रहा 254 का अंत से 10वां पद होगा। अब अंत से 10वां पद मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि अंत से 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग अंत से बोला है ना, तो इस श्रेणी क्रम को हम लोग उल्टा लिख देंगे विपरीत क्रम में। जब विपरीत क्रम में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 254 पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 254, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आएगा आप लोगों का 14, 14 के बाद फिर आएगा 9, 9 के बाद आपका आ जाएगा 4। मैंने इसे विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम में लिखने के बाद अब ये 254 जो है ए बराबर हो गया पहला पद, तो ए बराबर हो गया मेरे प्यारों बच्चों 254, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखो तो यहाँ डी बराबर क्या होगा, अंतराल। तो अंतराल कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारों बच्चों, तो अंतराल अब यहाँ पे ऐसे निकाला जाएगा कि अब 4 में से 9 घटाओगे, 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 बराबर मतलब माइनस के 5,
तो डी का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। और n बराबर क्या होगा, तो n कितना पद दिया है, 10वां पद, 10वां पद पूछा है, तो n बराबर क्या हो गया, 10। तो n बराबर 10 हो गया, d बराबर -5 हो गया, और a बराबर आपके 254 हो गया। सारा वैल्यू निकल के सामने आ गया। सूत्र क्या कहता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि अगर किसी भी कोई भी पद अगर आपको निकालना है, ठीक है, मान ली tn पद निकालना है, तो फार्मूला क्या कहता है, a प्लस n-1 d, इसी से निकलता है। तो यहाँ पे 10वां पद पूछा है हमसे, तो 10वां पद पूछा है, तो t n का वैल्यू क्या है, 10 पद, तो यहाँ पे 10वां पद पूछा है, तो t10 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a का वैल्यू दिया है कितना, 254, प्लस n का वैल्यू निकला है 10, माइनस के 1, गुणे में d का वैल्यू निकला -5। अब यहाँ पे आप लोगों को हल करना है, तो यहाँ पे 10वां पद क्या हो जाएगा, 254, और प्लस 10 में से 1 गया, तो 9 गुणे माइनस के क्या हो जाएगा, 5, तो हो जाएगा आपका 10वां पद 254, ठीक है, प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, 9 5 45। अब 254 में से 45 को आप घटा दो, तो यहाँ पे 10वां पद हो जाएगा, 254 में से 45 घटाओ कितना आ जाएगा, 209, 209। तो यहाँ पे 10वां पद मेरे प्यारे बच्चों, अंत से 10वां पद क्या हो जाएगा, 209 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 209, तो देखते हैं 209 दिया है कि नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिए चित्र में, ये चित्र जो देख रहे हो, दिए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। मतलब BC के समानांतर PQ रेखा, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है। फिर बोला है कि PQ संबंधे BC बराबर 1 संबंधे 3 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे PQ बटे BC का अनुपात दे रखा है 1/3, 1 संबंधे 3 दे रखा है। पूछ रहा है कि AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। AP और PB का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इसको समझना, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज ले लेता हूं तब आपको समझ में आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ तक एक चीज समझिए, जब आपको PQ और BC किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं यहाँ पे अगर समानांतर बोल दे, तो यहाँ से आप एक चीज एकदम दिमाग लगा लीजिएगा कि दो त्रिभुज बन रहे होंगे, एक त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज APQ छोटा वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ध्यान से, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा था और एक छोटा वाला त्रिभुज बन रहा था, ये वाला APQ, त्रिभुज APQ, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या है, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान समझे, जब समरूप हो गए तो इसके भुजाएं समानुपातिक होंगी आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो इसकी भुजाएं समानुपातिक होंगी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब हम ये कह सकते हैं कि AB बटे में AP कह सकते हैं। बिल्कुल हम कहेंगे कि AB बटे में AP बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों BC बटे में PQ के, होगा, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आराम से। इतना चीज हम लोगों को समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, BC बटे PQ यहाँ अनुपात दिया था, BC का वैल्यू 3 और PQ का वैल्यू 1, तो BC का वैल्यू 3 और PQ का वैल्यू 1, इसको हम 3/1 के बराबर कर देंगे। यहाँ तक किसी भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, चूंकि हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि PQ संबंधे BC का अनुपात दे रखा था हमको 1 संबंधे 3, इसके अनुसार हमने इसको बराबर किया है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो AB है, A और B, AB किससे मिलके बना है, AP प्लस PB से मिलके बना है। तो आप कहोगे कि AB को हम इस तरह लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं, बिल्कुल, और नीचे हो जाएगा आपका AP बराबर, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, BC बटे PQ का वैल्यू हमने 3/1 लिख दिया है, तो इसको 3/1 लिख देते हैं। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से एक चीज, अब गुणा कीजिए, 3 का गुणा AP में करोगे तो हो जाएगा 3AP बराबर 1 का गुणा उतना में करोगे तो उतना ही होगा,
एपी प्लस पीबी ही होने वाला है। अब यहां से एक चीज ध्यान से समझिए, तो हो जाएगा 3AP, ये प्लस एपी इधर आएगा तो माइनस के एपी हो जाएगा, बराबर इधर बच गया आपका पीबी। ठीक है, 3AP में से एक एपी कैंसिल तो हो जाएगा 2AP, बराबर इधर हो जाएगा पीबी। यहां तक समझ आ गया आप लोगों का। अगर यहां से मैं एपी बटे पीबी निकालूं तो इधर आ गया, तो इधर बच गया एक, ये दो गुणा में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। अब यही वैल्यू तो पूछा था, एपी और पीबी का अनुपात, एपी और पीबी का अनुपात क्या हो गया, 1/2। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 संबंध 2 कह सकते हैं। क्या यही आंसर है? बिल्कुल, एपी और पीबी का ही तो पूछा था। देखिए, एपी और पीबी का ही पूछा था कि अनुपात क्या होगा, तो 1/2 होगा, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? किसी भी बच्चों को डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए 7वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, एक पेज मैंने ले लिया, दो बिंदु दिया है, एक का निर्देशांक 5,0 है, एक का -12,0। इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो ये बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है 5,0 और एक बिंदु यहां पर लेता हूं जिसका निर्देशांक दिया है -12,0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछा है, मतलब दूरी पूछा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसको अगर ए मान लेता हूं, इसको अगर मैं बी मान लेता हूं, तो ए बी के बीच की दूरी पूछा है कि ए बी बराबर क्या होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जिसे डी से डिनोट करते हैं, तो सूत्र क्या होता है, डी बराबर मेरे प्यार बच्चों सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है। यहाँ आपको मालूम है कि यह 5 जो है आप लोगों का x1 है और 0 जो है आपका y1 है। इसी तरह आपका x2 यह है, y2 यह है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू सिर्फ रखना है मेरे प्यार बच्चों। तो d बराबर क्या हो जाएगा, करनी में x1 का वैल्यू तो 5 है, माइनस x2 का वैल्यू -12 है, तो यह माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो 5 + 12 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू तो 0 है, माइनस y2 का वैल्यू भी 0 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ d बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करनी में 12 और 5 कितना होता है, 17, तो हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए d बराबर देखने को क्या मिल रहा है आपको कि 17 का जब होल स्क्वायर करोगे तो 289 या प्लस 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 0 होगा। तो इसी तरह d बराबर क्या हो जाएगा, जब 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 289 का जब वर्गमूल निकालोगे तो यह 17 हो जाएगा। तो d बराबर 17, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया 17। देखिए ऑप्शन में दिया क्या, यही आंसर होगा जी, बिल्कुल यही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 8वां। देखिए 8वां क्या बोल रहा है, 8वां मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि यदि टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों पेज लेता हूं, यह भी बेहद अच्छा प्रश्न है, आसान भी है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे बोला मेरे प्यारे बच्चों कि टेन अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा प्लस यहाँ पे बोला है कॉट अल्फा, ठीक है, बराबर यहाँ पे बोला मेरे प्यारे बच्चों 5। ठीक है, तो बोला टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। अब ध्यान से एक चीज समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि इसका टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर कर देते हैं। तो टेन अल्फा को मैं ऐसे बना देता हूं, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर 5 का भी होल स्क्वायर होगा, भाई दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी फार्मूले पे तोड़ना पड़ेगा इसको। तो तोड़ते हैं, a स्क्वायर मतलब टेन अल्फा का स्क्वायर, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट अल्फा का स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस 2
ए बी, ए हमारे पास टेन अल्फा और बी हमारे पास क्या है कॉट अल्फा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, किसी भी बच्चे को यहां तक दिक्कत है नहीं। अब मेरे प्यारों को ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ठीक है, 2 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल ये फार्मूला होता है। कॉट अल्फा को हम 1/10 अल्फा लिख सकते हैं बराबर 25। तो यहां से एक चीज देखने को मिलेगा कि 10 अल्फा से 10 अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर बच गया आपका 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25। और ये जो प्लस 2 इधर बचा है, 2 को गुणा में करोगे तो 2 ही तो आएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 में से 2 जाएगा मेरे प्यारों 23। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, देखिए कि 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान, तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ गया, 23 आ गया। बस यही आंसर है जी, बिल्कुल। देखिए 23 दिख रहा है कहीं, सी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को 8वां प्रश्न भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला है कि चित्र में, ये चित्र आप देख रहे हो, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा बी से देखने पर अवनमन कोण की माप है। तो अवनमन कोण बोला है मेरे प्यारे बच्चों। अवनमन कोण क्या होता है कि जब ऊपर से देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो ऊपर हमें एक क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने एक क्षैतिज रेखा बना लिया। अब ऊपर से जब नीचे देखते हैं, अवनमन कोण मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है और ये वाला कोण पूछ रहा है। तो इस वाले कोण का माप बताइए और इस वाले कोण का माप पूछा है, ठीक है, सिंपल है। देखिए ध्यान से समझने योग्य बातें हैं, ध्यान से आप समझेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे प्यारों जो एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये अब जो इसको मैं कुछ बिंदु मान लेता हूँ, मान लीजिए जेड मान लिया, ठीक है, इसको जेड मान लिया। अब एक चीज देखिए, जेड ए ओ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि कोण जेड ए ओ, तो जेड ए ओ जी ए कोण है वो आपके ए ओ बी, ए ओ बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल एकांत अंत कोण, एकांतर कोण होगा। तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, मतलब जेड ए ओ कोण ए ओ बी के बराबर होगा। और ए ओ बी का वैल्यू कितना दिया है, 45 अंश दिया है। तो एक वैल्यू तो ऑटोमेटिक आपको मालूम चल गया कि जेड ए ओ बराबर 45 अंश। तो यह वाला आंसर तो ऑटोमेटिक मालूम चल गया कि यह वाला जो होगा 45 अंश होगा। तो एक चीज तो हमको मालूम चल गया कि 45 अंश होगा, तो 45 अंश इसमें भी है, 45 अंश इसमें भी है, 45 अंश इसमें भी है भाई, ठीक है। आप देखेंगे क्या है, तो जेड ए ओ बराबर 45 अंश हो गया। अब हम आगे देखेंगे, पहला 45 अंश होगा, तो 45 अंश इसमें नहीं है पहला वाला, तो ये तो गलत हो गया। 45 अंश इसमें भी है, 45 अंश पहला इसमें भी है, या तो 30 अंश होगा या तो 60 अंश होगा, ये वाला कोड इसको ट्राई करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे हम कहेंगे मेरे प्यारों बच्चों कि जेड पी ओ, ये वाला कोड निकालना है ना, तो हमें लिखता हूं कोड जेड पी ओ, ठीक है, यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के बराबर होगा। और पी ओ क्यू का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कि x डिग्री है। तो हम कहेंगे कि यह बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के, और इसको मैंने माना है x डिग्री माना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक त्रिभुज बन रहा होगा, ध्यान से समझिए, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो आपको मालूम चलेगा कि त्रिभुज पी ओ क्यू में अगर हम बात करें तो पी ओ क्यू में 3 कोण हैं। एक तो कोण आपका यह है क्यू, एक तो कोण आपका क्या है क्यू, एक तो कोण आपका क्या है यहाँ पे पी वाला कोण है, और एक कोण आपका ओ वाला है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, कोण ओ, ठीक है, कोण ओ को मैंने माना है x डिग्री प्लस कोण पी
ठीक है। अब कोण पी कितना अंश है, तो कोण पी 60 अंश है, तो कोण पी की जगह हम लोग 60 अंश लिखेंगे यहाँ पे, 60 अंश, और प्लस कोण क्यू, ठीक है। तो कोण क्यू यहाँ पे देखिए कितना अंश है, 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा 90 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 9 6 15 150 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आराम आराम से समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस के 150 अंश, तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। और यही x का मान हमें बताना था, क्योंकि x जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसके बराबर है, जेड पी ओ के, और यही p का वैल्यू चाहिए था, तो 30 डिग्री हो गया। तो ये 45 डिग्री, एक 30 डिग्री, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतना आराम से बताया कि एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आराम से बताया कि एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर करा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है कि एक y बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर यह वृत्त है और इसके बाहर से कोई एक बिंदु मैंने ले लिया, इस बिंदु से इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भाई एक तो इधर से जाएगा, एक तो इधर से जाएगा, बस 2 ही स्पर्श रेखाएं तो खींच सकते हैं, अन्यथा कोई और खींच ही नहीं सकते हैं। तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बस काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है 11वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी आप लोगों को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंपल यह है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। आपको मालूम है कि मिनट की सुई 1 घंटा या आपका ये 60 मिनट, तो मिनट की सुई 1 घंटा या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ये बात आपको भी मालूम है कि 1 मिनट की सुई 1 घंटा कहिए या उसको 60 मिनट कहिए, तो 1 घंटा या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई। तो अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, ठीक है, 60 मिनट में अगर एक चक्कर लगा रही है तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो आप कहोगे 1/60, 1/60 चक्कर लगाएगी। और 5 मिनट में कितना लगा देगी, तो 5 मिनट का मतलब 5 का गुणा कर दो, तो 1/60 गुणे 5 कटा दोगे तो 12 5 60 आ जाएगा 1/12, ठीक है, 1/12 आ गया। और मिनट की सुई की यहाँ पे जो लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, ठीक है, तो त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। और आपको मालूम है कि क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर को गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 12। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बस बात खत्म, बस समझने वाला फर्क है, इसको लगाना भी नहीं, बस फार्मूले पर रखना था इसको। चलिए देखिए तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब मेरे प्यारों जो व्यास दिया है कितना दिया है, 1/2, और बोला कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जब व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता है मेरे प्यारों जो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास दिया है 1/2, तो 1/2 का क्या कर दो आधा, तो 1/2 का आधा करोगे तो हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। तो आर का वैल्यू 1/4 आ गया, क्या सेंटीमीटर आ गया। आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रख लो 3 पाई गुणे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 1/4, इसका क्या दो होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई गुणे 1/, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखिए इतना सिंपल प्रश्न है, आसान तरीके से करता हूँ। चलिए अगला देखिए 13वां प्रश्न, एक एक लाइन का आंसर है। अब आगे वाला क्वेश्चन एक एक लाइन का है। देखिए 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। उनके भार, वो यहाँ पे भार होगा उसको सही कर दीजिएगा, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भार, अब देखिए 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दे रखा है,
पूछ रहा है कि उनके भारों का योगफल पूछ रहा है। तो मेरे प्यारों जो 10 व्यक्तियों, यहाँ पे देखिए सिंपल होगा कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना है 45.6। तो 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल पूछा है ना, बस गुणा करना है आपको। 45.6 गुणे 10 कर दो, तो 45.6 गुणे 10 करोगे कितना आ जाएगा 456 किग्रा आ जाएगा। 456 का दिया है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। लो भाई इतना ज्यादा सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा एक एक लाइन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या है, अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको समझ में आया ना, ये फार्मूला इस पे लगा है, जैसे क्या होता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है योगफल, योगफल बटे टोटल संख्या, यही होता है ना, तो उसी में तो लगा है। समांतर माध्य दे रखा था आपको 45.6 बराबर योगफल पूछा है, तो योगफल को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। संख्या आपको 10 दे रखा था, तो योगफल पूछेगा तो ये 10 का गुणा ही होगा ना, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे 14 प्रश्न। देखिए क्या है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। मेरे प्यारे जो कोई पासा है, तो पासा को एक बार उछालोगे तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है। मेरे प्यारों जो ध्यान से समझो, पासा को जब आप उछालोगे तो पासे को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या आएंगे, तो सभी संभव परिणाम 6 आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि पासे में या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5 या 6, तो टोटल आने की संभावना तो 6 ही है, सभी संभव परिणाम 6 है टोटल। ठीक है, और पूछा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है आपसे कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 6 तक, तो एक तो 2 होगी, एक तो 3 होगी, एक तो 5, यही होगी। तो अभाज्य संख्या कितनी टोटल हो गया 3 हो गया। अब प्रायिकता हमको निकालना है, तो प्रायिकता क्या कहता है, तो प्रायिकता मेरे प्यारों क्या कहता है कि सभी संभव परिणाम, ठीक है, ठीक है, सभी संभव परिणाम आपके नीचे होते हैं, तो सभी संभव परिणाम नीचे हो गए। और यह हो गया आप लोगों का अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल कितनी है 3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, मतलब 1/2। बस बिल्कुल आसान है, कितना आसान है बिल्कुल, बस एक बार समझने की जरूरत है, बाकी लगा दोगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और दिया है कि 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारों बच्चों। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ये भी सिंपल है। अगर दो यहाँ पे आपको रेखा का समीकरण दे रखा है, बोला कि परस्पर समांतर हैं, तो k का मान पूछा है। देखिए ये भी सिंपल, कैसे लगाएंगे इसको, सबसे पहले हम लोग इसको नोट करेंगे। दिया है 3x प्लस 2ky बराबर 2 दे रखा है, ठीक है, और एक आपको दे रखा है इधर 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। सबसे पहले आप करोगे क्या कि इस साइड भी 0 बनाओ, 0 बनाओ मतलब कि 2 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2ky प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस के 2 बराबर 0, इधर भी 0 बन गया और इधर तो ऑलरेडी 0 था ही। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली रेखा का समीकरण है, दूसरी रेखा का समीकरण है, इससे हम लोग a1 b1 c1 निकालेंगे, इससे हम लोग a2 b2 c2 निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग a1 b1 और c1 निकालेंगे, और दूसरी रेखा का समीकरण है तो इसलिए a2, यहाँ से b2 और यहाँ से c2 निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए a1 क्या होता है, a1 मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक 3, b1 क्या होता है y का गुणांक, y का गुणांक है 2k, c1 मतलब अचर पद माइनस के 2। इसी तरह a2 क्या होगा, इस x का गुणांक होगा 2, b2 क्या होगा y का गुणांक 5, और c2 क्या होगा यहाँ पे अचर पद 1। अब यहाँ पे हो गया, और एक चीज बोला यहाँ पे मेरे प्यारों जो समांतर है, कैसी हैं समांतर, तो जब दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर हैं, तो उसका समांतर होने का प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर होने का प्रतिबंध मेरे प्यारों जो होता है कि a1 बाटा a2 तो बराबर होता है b1 बाटा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होता है c1 बाटा c2 के। यह मेरे प्यारे बच्चों क्या है, समांतर होने का प्रतिबंध है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यही वैल्यू आप लोगों को रखना है, a1 तो a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू यहाँ से 2 बराबर b1 का वैल्यू यहाँ पे 2k और b2 का वैल्यू यहाँ से 5, और यह बराबर नहीं है c1 का वैल्यू -2
और C2 का वैल्यू क्या है 1। तो जो बराबर है उसको छोड़ दीजिए, इतना से ही हल कर दीजिए। तो 2k का गुणा 2k में करोगे तो हो जाएगा 4k बराबर 5 गुणा 3 में करोगे तो 5 तिहाई 15। यहाँ से k निकालोगे तो 15/4। क्या यही k का मान है? जी बिल्कुल यही k का मान है 15/4। क्या यही उत्तर होगा? जी हाँ यही उत्तर होगा 15/4। देखिए ऑप्शन में दिया है, तो आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए 15वां प्रश्न भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 16 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया है 7,5, 5,7 -3,3। बोला कि यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप क्या होगी। तो इसके लिए आपको जिस तरह बोला उस तरह फिगर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए क्या सबसे बोला कि त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज आप बना लीजिए समझने के लिए। त्रिभुज एबीसी, इसका नाम ए, इसका नाम आप बी रख लीजिए और इसका नाम आप सी रख लीजिए। और यहाँ पे बोला है कि शीर्षों के निर्देशांक दिया है, इसको ए मान लीजिए तो हो जाएगा 7,5, इसको बी मान लीजिए तो हो जाएगा 5,7, इसको सी मान लीजिए तो हो जाएगा -3,3। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो बीसी का मध्य बिंदु अगर यहाँ पे आप डी मान लेते हो तो बोला कि एडी की माप, अगर यहाँ से लंब डाल दें तो एडी की माप पूछा है। तो ए का निर्देशांक तो दिया है, सबसे पहले हमें डी का चाहिए, तो डी का मालूम चल जाएगा तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र निकाल के लगा देंगे। तो डी चाहिए और डी हमारा बीसी का मध्य बिंदु है। जब डी हमारा बीसी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के डी का वैल्यू निकाल लीजिए आप आराम से, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2। ठीक है, यह x निकालने का होता है और y निकालने का होता है y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ से सिंपल निकाल लीजिए। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x1 5 है और प्लस x2 क्या है यहाँ पे x1, ये x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। तो x2 का वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा -3/2। इसी तरह y निकालिए तो y1 7 है और प्लस y2 कितना है 3/2। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3/2। इधर y बराबर क्या हो जाएगा 10/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2/2 और y बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो y बराबर 5, इधर x बराबर 2 से 2 काट दोगे तो 1। तो x बराबर 1, y बराबर 5। ठीक है, तो निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। तो हो जाएगा 1, 5। तो यहाँ d का निर्देशांक जो मेरे प्यार बच्चों आ गया वो आ गया 1, 5। लेकिन हमसे क्वेश्चन तो एडी का मान पूछा है कि एडी बराबर, तो एडी बराबर मतलब दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र लगा दो। तो दो बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है मेरे प्यार बच्चों कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों x1, तो x1 7 है और -x2 यहाँ पे 1 है, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पे 5 है और -y2 यहाँ पे भी 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6 का होल स्क्वायर, 5 में से 5 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो 36 में 0 जोड़ोगे तो 36 और 36 का क्या हो जाएगा 6। तो एडी बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6 मात्रक। क्या आ गया 6 मात्रक आ गया। और यही हमसे पूछा था एडी का मान, तो एडी बराबर 6 मात्रक दिया है। क्या देखिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को 16वां प्रश्न? बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या बोला है। देखिए बोला है कि समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल होगा। चलिए पेज ले लेता हूँ इसको हल करने के लिए, मैंने एक पेज ले लिया। देखिए क्या बोला है, ये भी सिंपल है, 3/x और -2x = 2/x। सिंपल करना क्या है कि यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे ax और 1 का एलसीएम x होता है, x से x कैंसिल बच गया 3 माइनस 1 का भाग x में दोगे तो x को गुणा करोगे 2x में तो 2x² बराबर 2 क्या हो जाएगा x। अब देखिए x से यह x नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, बच गया 3 - 2x² बराबर कितना 2। तो यहाँ पे आप कीजिए 3 और ये +2 इधर आएगा तो -2
बराबर हो जाएगा 2x²। तो यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बराबर हो जाएगा 2x²। यहाँ से जब आप x² निकालोगे तो 1 और 2 गुणा में तो 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। जब यहाँ से आप x निकालोगे तो ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा 1/2। और वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में आता है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1 करड़ी में ही रहेगा। तो x का वैल्यू जो आ गया प्लस माइनस 1/करड़ी में 2 आ गया। क्या यही आंसर है जी? बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 1/करड़ी में 2, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 18वां प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 18वां प्रश्न है कि साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 अंश का मान होगा। ये भी इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी 27 और 63 जोड़ोगे तो 90 अंश आएगा। 90 अंश का वैल्यू 1। ट्रिक बता रहा हूँ, हल करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो इसको कैसे करोगे, साइन 27 अंश को चेंज कर दो। 27 अंश को आप लिख सकते हो 90 माइनस 63 अंश, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तभी 27 बचेगा। और नीचे वाला वैल्यू को रहने दो इसी तरह, cos 63 अंश। एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 अंश हो जाएगा cos 63 अंश फार्मूले के हिसाब से। अब बटे नीचे आपका cos 63 अंश दे रखा है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो cos 63 से cos 63 कैंसिल, तो एक ही तो आया, बस हो गया राइट आंसर। क्लियर है? सब कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में। मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए 19वां है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। अब मेरे प्यार बच्चों अब सिंपल है कि 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए, उस एचसीएफ को इसके बराबर कर दीजिए। तो 65 का एचसीएफ निकालना है और 117 का, तो 65 का भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 13, बिल्कुल। 117 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 13, क्योंकि 3 3 9 और 13 9 117। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन मिला, कॉमन 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 क्या हो गया एचसीएफ। अब जब 13 एचसीएफ हो गया तो बोला है कि इसके रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि 65 यम माइनस 117 को 13 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 65 m बराबर 13 और प्लस माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। तो हो जाएगा 65 m बराबर मेरे प्यारे जो 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और ये हो जाएगा आप लोगों का 130। ठीक है, तो m का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 130 बटे के 65, तो 65 दूनी के 130 होता है। m बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या यही आंसर है जी? बिल्कुल यही आंसर है, m बराबर 2। तो 2 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये भी प्रश्न बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाओगे ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके चले आओगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। देखिए 20वां ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद खंड ब स्टार्ट होगा। क्या है कि यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य आपको दे रखा है 20.5 और माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा, उसका बहुलक पूछ रहा है। मेरे प्यारों जो एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है, फार्मूला नोट कर लो। फार्मूला में रेड पेन से लिख देता हूँ। देखिए फार्मूला इसका होता है मेरे प्यारों जो बहुलक बराबर इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारों जो 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसी फार्मूले पे आप रखिए, तो बोला है यहाँ पे बहुलक होगा, बहुलक पूछा है तो बहुलक को 20 से डिनोट कर दो। तो जो 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बराबर 20 दे रखा है माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य आपको 20.5 दे रखा है। अब सिंपल है, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 20 3 के 60 अब माइनस 20.5 का गुणा जब 2 में करोगे तो 20 दूनी के 40 1 41। ठीक है, तो b बराबर कितना जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 19। बहुलक बराबर क्या हो गया 19 आ गया। 19 का मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी छूटने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए तो 20वां प्रश्न भी बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम देखेंगे